हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुख अकेडमी एडुवर्ल्ड। आई होप आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम लेगा अब फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ओके, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है जो उसकी तरफ से जो पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, तो इसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को। तो ये दो क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रही थी मैं। दो क्वेश्चंस हैं, एक ही प्रीवियस ईयर पेपर है कोई, उसमें दो क्वेश्चंस डाले हुए हैं सेम टॉपिक से। ओके, तो इसलिए ये एक टॉपिक जल्दी जल्दी से डिस्कस करती हूँ। देखो, एक ये टॉपिक है, एक ये वाला क्वेश्चन है शेप ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल, और एक ये वाला क्वेश्चन था द स्मॉलेस्ट FIF बॉन्ड एंगल इन IF7 मॉलिक्यूल। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चंस हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस क्लियर है कि एक ये टॉपिक कौन सा है, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, तो एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन आ रखे हैं एक ही पेपर के अंदर। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ज़्यादा डीपली ना जाते हुए इंटरहैलोजन कंपाउंड्स कवर करते हैं और ये वाली उसके बाद ये दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स बच्चे क्या होते हैं, इसमें दो हैलोजन्स, इसके नाम से ही क्लियर है, आगे क्या लगा हुआ है, इंटर वर्ड। ओके, तो इंटर का मतलब क्या है, यहाँ पर दो जो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं हैलोजन्स की बात हो रही है, तो इंटर का मीनिंग क्या है, डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पर जो दोनों ही हैलोजन इन्वॉल्व हो रहे हैं वो दोनों डिफरेंट है। तो सपोज करो एक हैलोजन ए है एंड सेकंड हैलोजन बी है, तो ए एंड बी दोनों से मिलके आपका कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा है, जिस कोई भी कंपाउंड बन रहा है, लेट्स से ए बी, वो आपका इंटरहैलोजन कंपाउंड है। ओके, बट इसमें क्या होगा, आपकी एक बात है कि जो भी इंटरहैलोजन कंपाउंड बनने जा रहा है, दोनों ही हैलोजन्स डिफरेंट होने चाहिए स्टार्टिंग, और उनमें से अगर आप दो ले रहे हो तो उनमें से जो एक हैलोजन होगा वो होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरा होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, वह उसका साइज ऑब्वियस सी बात है, उसका साइज होगा लार्ज। ओके, तो वो लार्जर एटम होगा क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एक हैलोजन, और उसका साइज क्या होगा, लार्ज साइज होगा। तीसरी बात, वही जिसका लार्ज साइज है एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू अदर हैलोजन, वही आपके जो कंपाउंड बनने जा रहा है उसमें सेंट्रल एटम का रोल प्ले करेगा, वही होगा आपका सेंट्रल एटम। तो ये तीन चीज़ें हैं। ओके, तो अगर मान के चलते हैं कि ए आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू बी, तो ए का साइज होगा बड़ा, और जो आपका कंपाउंड बनने जा रहा है उसका सेंट्रल एटम भी रहेगा ए एटम। ओके, ए हैलोजन। तो इस तरह से ये तो जैसे मैंने आपको सिंपली लिखवा दिया है ए बी आपका कंपाउंड है। वैसे इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करते हैं, इंटरहैलोजन कंपाउंड जो बनते हैं जनरली चार टाइप के बनते हैं। एक तो बनते हैं डायटोमिक, ओके, एक बनते हैं डायटोमिक लाइक ए बी। अगर मैं मान के चलूँ कि ए मेरा जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सेंट्रल एटम है इंटरहैलोजन कंपाउंड के अंदर, तो इंटरहैलोजन कंपाउंड जो चार तरह के बनेंगे, एक तो डायटोमिक, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा ए बी। सेकेंड जो रहेगा टेट्राएटॉमिक जिसमें चार एटम रहेंगे, तो उसका फॉर्मूला रहेगा AB3। ओके, बी आ जाएगा 3, ए होगा जिसका ए जो लार्ज साइज है, तो ये है AB3। नेक्स्ट इज हेक्सा एटॉमिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, तो हेक्सा एटॉमिक में क्या हो जाएगा, टोटल 6 एटम्स, तो AB5 टाइप, क्लियर। और लास्ट वन इज ऑक्टा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक, इसका फॉर्मूला रहेगा AB7, क्लियर। तो ये वाला है। तो अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करूं, अब तक के जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं उनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, तो एग्जांपल्स है इसकी ClF, ICl, BrF, सिमिलर ClF3, टेट्राएटॉमिक की BrF3। ओके, ये टेट्राएटॉमिक की है। हेक्साएटॉमिक की है ClF5,
IF5 और AB7 का सिर्फ एक ही इंटरहैलोजन कंपाउंड है जो एग्जिस्ट कर रहा है IF7। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद एक एक एग्जांपल लेके मैं हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर लेती हूँ और उसके बाद आप इसकी शेप डिसाइड कर सकते हो। ओके, जो क्वेश्चन पूछता है वो। तो लेट्स सी, अगर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं CLF। ओके, पहले वाला ये उठा लेते हैं CLF। तो इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है आपको निकालने के लिए CLF, तो इसमें देखो बच्चे, फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इट मीन अगर आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा इनका सेंट्रल एटम कौन सा है, तो क्लोरीन और फ्लोरीन है जो, इन दोनों में से ऑब्वियसली बात है क्लोरीन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लार्ज साइज है, तो यही आपका सेंट्रल एटम रहने वाला है। तो क्लोरीन है जो सेंट्रल एटम है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो भी होगी, ओके, वो हम बाद में देखते हैं। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी, 3s2 3p5, राइट। तो अल्टीमेटली जो हैलोजेंस हैं सारे के सारे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी s2p5। तो क्लोरीन के अगर हम लिखते हैं s2p5, तो ये रहा, ये है 3s ऑर्बिटल, ये है 3p, तो इसमें क्या है 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर। तो 5, तो इसके बाद जो 3d है वो क्या पड़ा हुआ है आपका, वेकेंट। तो अब क्या है, इसको क्लोरीन, ये क्लोरीन है ग्राउंड स्टेट में, तो इसको अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है, ओके, इस फ्लोरीन के साथ, तो इस केस में दूसरे इस फ्लोरीन के पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास भी पड़ा हुआ है, तो इसको इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक फ्लोरीन के पास भी एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो क्लोरीन के पास भी एक प्रेजेंट है, तो फ्लोरीन डायरेक्ट आएगा और यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। तो अब इसमें अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, बॉन्डिंग के अंदर एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो इस अकॉर्डिंग जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो क्या रहेगी, sp3। यस, sp3। तो sp3 के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है, टेट्राहेड्रल। ओके, ये तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग रहती है स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, बट अगर आप बनाओगे टेट्राहेड्रल तो उस केस में क्या आएगा, एक क्लोरीन है। दूसरी बात ये देखो, ये तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, एक बात ये नोटिस करने वाली है, अब नोट कर लो कि जहाँ पर भी हम किसी शेप की या स्ट्रक्चर में हैलोजेंस लगाएंगे सेंट्रल एटम के साथ, उस केस में जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा सबसे ज़्यादा, वो सबसे पहले एक्सियल पोजीशंस ऑक्यूपाई करने पसंद करेगा एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल। तो जो हमारा लीगेंड की तरह एक्ट कर रहा है स्ट्रक्चर्स के अंदर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन, वो प्रेफर करेगा एक्सियल पोजीशन एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल। ये बात नोट कर सकते हो आप। तो इस केस में अगर देखो तो क्लोरीन के साथ टेट्राहेड्रल शेप क्या होती है, ये वाली, राइट। ओके, ये वाली है टेट्राहेड्रल, बट हमारे केस में देखो हमारे पास एक ही फ्लोरीन है, तो वो लग जाएगा यहाँ पर टॉप पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर हमने सिमेट्री क्रिएट करनी है, तो इसके अगर अंदर बाकी देखो, ये 3 पोजीशंस के ऊपर क्या आ जाएंगे, 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 लॉन पेयर है ना, तो इसलिए किसी भी लॉन पेयर को कहीं भी नहीं लगाया जा सकता। सिमेट्री क्रिएट करनी है स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो 3 जो लॉन पेयर है वो ये वाली पोजीशंस ले लेंगे। ओके, तो ये तो हम टेट्राहेड्रल अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, बट अगर हम इसकी शेप की बात करें तो शेप सिर्फ और सिर्फ एटम्स हैं जो उनको इन्वॉल्व करके देखनी होती है। तो इसकी शेप देखो क्या है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एटम देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग इसकी शेप बनती है लीनियर, सिर्फ एक लाइन। ओके, ये है जिसमें 2 एटम्स इन्वॉल्व है, ए एंड बी, तो इसकी शेप क्या है, लीनियर। तो CLF है जो इस तरह का जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, अगर देखोगे तो अगर इसको भी लोग इस वाले एटम को देखोगे, इस वाले मॉलिक्यूल को देखोगे, इस वाले को देखोगे, इसके अंदर आयोडीन है जो लार्ज साइज है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। ओके, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके अंदर सेंट्रल एटम हमारा आयोडीन रहेगा, इसके अंदर रहेगा ब्रोमीन। ओके, तो अगर हम तीनों की बात करें, डायटोमिक कोई भी हो जाए इंटरहैलोजन कंपाउंड, सबके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो आएगी sp3। sp3 के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो स्ट्रक्चर आएगी टेट्राहेड्रल, बट जब इसको अरेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग शेप आ जाएगी लीनियर। ओके, ये है हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, क्लियर।
इसी तरह ये जो टेट्राटॉमिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं उनकी भी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ClF3 ये आई थी प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर, ClF3। तो इसकी अगर हम बात करें, टेट्रा अटोमिक इंटरहैलोजन कंपाउंड ClF3, तो बच्चा F है जो इसमें वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो रहेगा हमारा लिगेंड की तरह आसपास, और सेंट्रल एटम रहेगा हमारा क्लोरीन। तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 3s2 3p5। ओके, S के अंदर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड P के अंदर क्या है 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर 3 फ्लोरीन के साथ बाइंडिंग करनी है, इसने बॉन्ड बनाना है क्लोरीन ने, तो उस केस के अंदर क्या होगा, 3 फ्लोरीन आ रहे हैं अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्लोरीन के पास भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ऑर्बिटल के अंदर। तो ये है 3s, दिस इज 3p एंड दिस वन इज 3d विच इज वेकेंट। ओके, तो इस केस में अगर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास होने चाहिए, बट इसके पास तो एक ही है। इट मीन क्या होगा, ये तो ग्राउंड स्टेट है, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो उस केस में जहाँ पर ये शिफ्टिंग हो जाएगी उस केस में p ऑर्बिटल है जो, इसके अंदर भी क्या बच जाएंगे 2 अनपेड, और एक अनपेड जो चला जाएगा इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर। तो इस तरह से हो जाएगी शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की। अब 3 फ्लोरीन आएंगे एक एक अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा कोवलेंट बॉन्ड 3। ओके, शेयरिंग से। तो इसके अब देखो टोटल कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, एक s हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, 3 p बॉन्डिंग के अंदर जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक क्या है p, सॉरी 3 p एंड एक क्या है d। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो वो क्या आती है s, एक p इन्वॉल्व कर रहा है p3 एंड 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं ना इसमें, और एक d। तो ये आ जाती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d। तो इस तरह से अगर हम देखें कि जितने भी ये वाले SAB3 टेट्रा अटोमिक टाइप इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं, इन सब की जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो रहेगी sp3d। ओके, तो sp3d के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो sp3d के अकॉर्डिंग शेप है जो स्ट्रक्चर है वो रहेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं ClF3 को ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में क्या होता है बच्चे, AB5 की बनती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। उसमें A रहता है सेंट्रल, B सबसे पहले एक्सियल पोजीशन लेगा, ये 2 इक्वेटोरियल, और ये है एक ये बन गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, तो ये वाली शेप होती है एक्चुअल में, ये वाली स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और यहाँ हमारे केस में हमारे पास B5 नहीं है, कितने हैं 3 हैं। ओके, बट जैसा भी इस मतलब बाकी पोजीशंस के ऊपर आ जाएगा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, सेंट्रल में आएगा क्लोरीन। तो जो मैंने आपको पहली बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो सबसे पहले एक्सियल पोजीशन प्रेफर करेगा, तो सबसे पहले जो ये वाली क्या है एक्सियल पोजीशंस है, और ये जो तीनों पोजीशंस है ना ये कौन सी हैं इक्वेटोरियल। ओके, तो इसमें देखो सबसे पहले फ्लोरीन आ जाएगा एक्सियल पोजीशन पे, ये वाली एक्सियल पोजीशन भी ऑक्यूपाई कर लेगा फ्लोरीन। अब क्या हुआ, हमारे पास 3 इक्वेटोरियल बचती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन तीनों में से फ्लोरीन यहाँ पर जाएगा, क्योंकि सिमेट्री क्रिएट करनी है स्ट्रक्चर के अंदर, तो एक फ्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारी हाइब्रिडाइजेशन देखोगे आप sp3d, सबसे पहले अगर आपने शेप डिसाइड करनी है तो आपको शेप स्ट्रक्चर से पता लगेगी, उसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी, तभी हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें अब देखो 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ लग जाएंगे। ओके, तो अब स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल हो गई। तो अब इसको अगर आप देखोगे ध्यान से तो इस केस में ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिड स्ट्रक्चर, बट उसने पेपर में आपसे क्या पूछा था शेप। ओके, तो शेप है जो एटम से डिसाइड करनी है, तो उस केस में आप इस
इस वाले एरिया लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भूल जाओ, यहाँ पर रख लो अपना हाथ और देखो बाकी जो भी स्ट्रक्चर बच रही है, बाकी का हिस्सा, उसकी शेप कैसी है, टी टाइप। ये टी शेप्ड है ना, ओके ये मॉलिक्यूल की बाकी जो शेप है वो टी शेप हो जाएगी ना, तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर आना था यहाँ पर आना था टी शेप्ड। तो अब इसको देखो, जितने भी AB3 टाइप के टेट्राटॉमिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स रहेंगे वो उनकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d। उसके अकॉर्डिंग जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहोगे विद लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट जब शेप की बात करोगे वो आएगी टी शेप्ड। ओके तो ये टेट्राटॉमिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स है, सारे के सारे टी शेप्ड रहेंगे। तो यही वाला क्वेश्चन बच्चे आया था प्रीवियस ईयर में, ये वाला पूछा था शेप ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर ट्राइगोनल प्लेनर भी दिया था उसने, ट्राइगोनल पिरामिडल, वी शेप, टी शेप। तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल के स्ट्रक्चर निकालोगे वहीं से आपको शेप पता लग जाएगी। तो ये है करेक्ट वे। तो ये इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आना था सी, टी शेप्ड। ओके अब हम जो बाकी के बचते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड वो भी डिस्कस करते हैं, और जो एक क्वेश्चन बचता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्सा एटॉमिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। तो हेक्सा एटॉमिक इंटरहैलोजन कंपाउंड में जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ClF5 की। ओके तो ClF5 है जो, इसमें फिर से वही है, इसके अंदर क्लोरीन है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आपका सेंट्रल एटम, इसमें रहेगा आयोडीन सेंट्रल एटम। तो ClF5 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। ClF5 तो इसमें फिर से देखो क्लोरीन है, ओके तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई 3s2 3p5 और 3d क्या है इसका, वेकेंट पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले 3s फिल करो ग्राउंड स्टेट में, ये 3p है 5, ओके और जो d है वो क्या पड़ा हुआ है, वेकेंट। ओके तो इस केस में हमारे पास जो अगर 5 फ्लोरीन इन्वॉल्व होने वाले हैं बॉन्ड बनाने के लिए क्लोरीन एटम के साथ, तो उस केस में 5 फ्लोरीन एटम आ जाएंगे विद अनपेड, एक एक उनके पास अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो क्लोरीन के पास भी बॉन्ड बनाने के लिए 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट इस केस में देखो क्लोरीन के पास अभी सिर्फ एक है। 5 कैसे बन सकते हैं, अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग में है उनमें से एक शिफ्ट हो जाए इस साइड, ओके तो यहाँ पर एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो टोटल 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, एक इनमें से भी शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो अब टोटल हो जाएंगे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये है क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट, ये आ जाएगी एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये जो p ऑर्बिटल है 3, उनमें एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, और d के 2 हैं जो पहले वाले, उनके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरह अब 5 ही फ्लोरीन एटम आके इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी क्लोरीन की 5 फ्लोरीन एटम्स के साथ। तो इसमें देखो हाइब्रिडाइजेशन में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल एंड 2 d ऑर्बिटल। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, एक s 3 p 2 d, तो टोटल 6 हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, 1s 3p एंड d, तो d2, ओके तो ये आ गया sp3d2। तो sp3d2 के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर रहती है बच्चा, वो रहती है ऑक्टाहेड्रल। तो अगर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आप इसकी बनाने जाओगे ClF5 की, तो उसमें केस में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती क्या है बच्चे, ऑक्टाहेड्रल बनती है AB6 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की। लाइक A रहेगा सेंट्रल में, यहाँ पर बनता है एक स्क्वायर, और यहाँ पर दो बनते हैं पिरामिड्स। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। ओके ये सारे सेम होती है, इनकी लेंथ, सबकी लेंथ सेम रहती है, तो ये दो पिरामिड हो जाते हैं, तो ये है ऑक्टाहेड्रल। तो इस केस में अगर देखोगे ऑक्टाहेड्रल के केस में, तो यहाँ पर क्लोरीन रहेगा आपका सेंट्रल में, तो यहाँ पर आपने क्या अरेंज करने हैं, 5 f ऑर्बिटल्स, सॉरी f एटम्स, ओके तो 5 f एटम लगाने हैं अपने फ्लोरीन एटम। तो यहाँ पर आप अरेंज करके देखो, तो सबसे पहले सिमेट्री क्रिएट करनी है, तो
5 तो यहाँ लग जाएंगे, 4 इधर लग जाएंगे स्क्वायर में, 1 लग जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया। अब एक पोजीशन ऑक्टाहेड्रल की बची हुई है, वहां पर आ जाएगा ये वाला लॉन पेयर। तो ये वाली स्ट्रक्चर आ जाएगी sp3d2 के अकॉर्डिंग। ऑक्टाहेड्रल अगर पोजीशंस के ऊपर रखते हैं सब एटम्स एंड लॉन पेयर को, तो ClF5 की ये वाली हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d2। बट अगर शेप की बात करनी है, तो शेप की बात के लिए आपको क्या करना है, लॉन पेयर को स्किप कर दो। ओके, तो लॉन पेयर को अगर स्किप कर देते हैं तो उस केस में अगर देखोगे तो इसकी स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी, एक तो यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर के ऊपर क्या बन रहा है, पिरामिड। राइट, यही बन रही है ना शेप, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर ये वाला बन रहा है पिरामिड। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसकी शेप रहेगी वो रहेगी स्क्वायर पिरामिडल। तो ये है इसकी शेप। तो आपको वो पेपर में जहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, जहाँ शेप पूछेगा, तो इसकी शेप रहने वाली है स्क्वायर पिरामिडल। तो इससे क्लियर होता है कि जितने भी हेक्साटॉमिक टाइप के इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो रहेगी sp3d2। उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर पे जो ड्रॉ करोगे वो ऑक्टाहेड्रल रहेगी, बट जब इसकी शेप की बात करोगे तो शेप आ जाएगी स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि एक आ जाएगा लॉन पेयर। क्लियर, तो ये है हेक्साटॉमिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑक्टा अटोमिक। तो ऑक्टा अटोमिक में AB7 टाइप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा और उसकी एक ही एग्जांपल है इंटरहैलोजन कंपाउंड में, दैट इज IF7। ओके, IF7। तो IF7 को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। IF7, तो IF7 में आयोडीन का साइज क्या है, बड़ा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सेंट्रल एटम रहने वाला है, तो वही S2 है और P5 है और D क्या रहेगा, वीकेंट। ओके, यही आ गया हाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 7 फ्लोरीन एटम आ रहे हैं अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो आयोडीन के पास क्या होना चाहिए, टोटल 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वो कैसे आएंगे, ये वाला अगर लॉन एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते हैं टोटल। अगर ये वाला भी हो जाता है तो बचते हैं, हो जाएंगे 5, और अगर ये वाला भी शिफ्ट हो जाता है तो हो जाएंगे टोटल 7। तो जब ये तो ग्राउंड स्टेट है, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, सारे के सारे ऑर्बिटल हैं, एक S वो भी अनपेड, एक 3p और 3d। ओके, तो 3d के पास भी आ जाएंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब टोटल 7 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास होंगे, 7 फ्लोरीन लेकर आएगा। तो और सर हर जगह पर क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी कुछ इस तरह से। ओके, तो अब देखो कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, एक S, 3p एंड 3d। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d3, जिसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है पेंटागोनल बाईपिरामिडल। पेंटागोनल बाईपिरामिडल AB7 टाइप की जो शेप रहेगी वो कुछ इस तरह से रहती है। ए रहता है सेंट्रल में, ये बनते हैं पेंटागोनल शेप बी के आसपास, तो ये है पेंटागन बन जाता है बच्चे। यहाँ पे बाई पिरामिड, बाई का मीनिंग 2, तो 2 पिरामिड्स बनाने, एक बी यहाँ पर, एक बी यहाँ पर, तो ये बन जाते हैं 2, पेंटागन के ऊपर पिरामिड्स लग जाते हैं। ओके, तो ये है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो IF7 की भी यही स्ट्रक्चर रहने वाली है, आयोडीन सेंटर में, ये इसके आसपास पहले 5 जो फ्लोरीन एटम है वो बना लेंगे पेंटागन, और इसके बाद 2 बन जाएंगे पिरामिड्स। तो ये बन जाएगी स्ट्रक्चर दैट इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो इसका मतलब जो एक ही AB7 टाइप का इंटरहैलोजन कंपाउंड एग्जिस्ट करता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन रहने वाली है sp3d3, शेप रहेगी
पेंटागोनल बाई पिरामिडल, इसके अंदर कोई भी लॉन पेयर नहीं आएगा, नो लॉन पेयर। ओके, तो इसकी ये यही वाली एक एग्जांपल है। क्लियर। तो अब ये वाला टेट्राटॉमिक था, इसमें सेंट्रल एटम रहेगा ब्रोमीन और ये इसमें रहेगा आयोडीन सेंट्रल एटम। ओके, तो एक ये वाला हो गया। इसके बाद बच्चे वो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसने सेकंड वाला, ये देखो जो सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा है, द स्मॉलेस्ट FIF बॉन्ड एंगल इन IF7। तो IF7 के अंदर जो स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर वो रहेगा 72 डिग्री। तो मैं आपको एग्जैक्ट नोटिस ही करवा देती हूँ, नोट कर सकते हो आप बॉन्ड एंगल्स इसके। तो देखो, अगर तो हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp3d। ओके, तो sp3d के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर रहती है वो रहती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो अगर ये वाली ज्योमेट्री रहती है उस केस में जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं ना, वो होते हैं 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। अगर sp3 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर रहती है वो होती है टेट्राहेड्रल। आप ये नोट कर लो, आपका बॉन्ड एंगल वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दूसरा होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 सेकेंड। और थर्ड वन इज sp3d2। इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर होती है ऑक्टाहेड्रल। अब देखो, स्ट्रक्चर के हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर बनाओगे, बट जब बनाओगे अगर एटम्स कंप्लीट नहीं है और कहीं पर लॉन पेयर आ रहा है तो लॉन पेयर को निगलेक्ट कर दो, बाकी का देख लो कौन सी शेप बनती है, वो शेप आपने करेक्ट आंसर अटेम्प्ट करना है उसके अकॉर्डिंग। ओके, अगर वो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर पूछ रहा है और आपके पास एटम्स कंप्लीट है हर पोजीशन के ऊपर, फिर आप ये आंसर टिक करोगे, अदरवाइज आपने लॉन पेयर को निगलेक्ट करके हाथ रख लो उसके ऊपर, बाकी की जो आपको शेप दिखती है वो आंसर पिक करना है। तो ऑक्टाहेड्रल के में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। और लास्ट वन इज sp3d3। ओके, इसकी जो स्ट्रक्चर रहती है वो रहती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और इसके अकॉर्डिंग जो बॉन्ड एंगल होते हैं इसके अंदर दो होते हैं, 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया था इसमें कौन सा बॉन्ड एंगल, उसने बोला स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। तो स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल IF7 जो होता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp3d3। स्ट्रक्चर क्या थी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, राइट। और जो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है उसमें बॉन्ड एंगल होते हैं 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट था वो होता है 72 डिग्री। सो करेक्ट आंसर आता है इसमें डी। ओके, तो इसकी अगर देखो आप ड्रॉ करके, ये है ना आई, ये बनता है पेंटागन, ये पेंटागन है, और ये है दो पिरामिड वाले फ्लोरीन एटम। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये दो बॉन्ड एंगल्स है ना बच्चे, इनके बीच का जो एंगल है वो बनता है 72 डिग्री। और जो ये पिरामिड वाला एटम है और ये वाला एटम है, इसके बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री। तो ये दो बॉन्ड एंगल होते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड जो sp3d3 होते हैं। ओके, जिनकी हाइब्रिडाइजेशन ये रहती है। तो IF7 था जो, इसमें ये वाले बॉन्ड एंगल है और ये वाले आप बॉन्ड एंगल, इनमें से क्वेश्चन आगे पूछ सकता है तो आप नोट कर सकते हो। तो इस तरह से आपने देखना है। इसके बाद एक दो बात और बता देती हूँ आपको, जो क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादा डीपली नहीं जा रही हूँ, जहाँ जहाँ तक एग्जामिनर कवर कर सकता है उतना उतना पार्टी आपके साथ डिस्कस करना जा रही हूँ। तो इससे ज़्यादा करने की नीड नहीं है, इतना डीपली वो क्वेश्चन नहीं पूछता है। ओके, तो अगर हम पेरेंट हैलोजन है जिससे
इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बने हैं, अगर उनके साथ कंपेयर करें तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं पेरेंट हैलोजन कंपाउंड से। तो इससे एक लिख सकते हो आप, ये क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू पेरेंट हैलोजन। ओके, दूसरी बात, इन अगर हैलोजन कंपाउंड जो प्योर है उनके साथ कंपेयर करें तो इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर्ड टू हैलोजन्स। ओके, एक ये बात हो गई। तीसरी बात यह है कि अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर देखें तो या तो ये गैस फेस में होते हैं या फिर ये वोलाटाइल लिक्विड फेस में होते हैं। लिक्विड फेस में होते हैं जो बहुत ही जल्दी उड़ते हैं, ओके, जिनका वेपर प्रेशर हाई होता है, या तो ये गैस फॉर्म में रहते हैं या ये वोलाटाइल लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। ओके, तीसरी बात इनका नेचर देखें तो ये पोलर होते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट हैलोजन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है, जिनकी वजह से ये सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, एक क्वेश्चन अब जो यहाँ से बन सकता है हाइड्रोलिसिस। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बच्चे हाइड्रोलिसिस हो जाती है, तो ये ऐसे नोट कर लो अब जर्नल, ये कोई भी आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड है, ओके, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद एक तो देता है हैलोजन एसिड, एक देता है हैलोजन एसिड प्लस एक देता है ऑक्सी एसिड्स। ये नोट कर सकते हो, इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस हो जाती है और हाइड्रोलिसिस के बाद एक तो देते हैं हैलोजन एसिड्स बनते हैं, सेकंड बनते हैं ऑक्सी एसिड्स। तो इसकी एक एग्जांपल जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ClF3। ओके, सपोज यही आ सकता है आपके पेपर में। तो इसकी अगर हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो ये देता है हैलोजन एसिड लाइक HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, और एक देता है ऑक्सी एसिड यानी कि HClO3। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, अगर हैलोजन एसिड हैलोजन्स बनते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं तो वो दो ही तरीके से बनते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। एक तो क्या होता है, मतलब अगर हम सिंथेसिस की बात करते हैं, ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में लिखा होता है, ये बहुत बार आया है, Cl2F2। ओके ओके, अगर हम सिंथेसिस की बात करें तो ये दो तरीके से बन सकते हैं, या तो क्या हो सकता है, दो हैलोजन्स का, दो टाइप के हैलोजन्स का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, जो कि हम ये एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। जैसे क्लोरीन गैस एंड फ्लोरीन गैस दोनों को डायरेक्टली कंबाइन कर दें तो बन जाएगा ClF3। तो ये है डायरेक्ट हैलोजन मेथड, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड। सेकंड मेथड जो है सिंथेसिस का, वो क्या होता है, इनकी रिएक्शन हो जाती है विद लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड। जो अगर तो इंटर हैलोजन कंपाउंड ऑलरेडी बना हुआ है, ओके, तो उसकी क्या हो जाती है, जो लोअर हैलोजन उनकी जो प्योर वाले हैलोजन कंपाउंड है ना उनके साथ रिएक्शन हो जाती है। ओके, तो एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है जो बहुत ही लोअर वाला है, स्मॉलेस्ट है, ओके, इसकी सीरी के अंदर, तो वो दूसरे हैलोजन के साथ, प्योर के साथ, लाइक X2 के साथ, X2 हो सकता है लाइक F2 Cl2 एक्सेट्रा, उसके साथ रिएक्ट करता है और सेकंड इंटर हैलोजन, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड जैसे X1 है और ये दे देगा X3, तो यहाँ से एक इंटर हैलोजन कंपाउंड से दूसरा इंटर हैलोजन कंपाउंड हैवियर बन सकता है। ये लोअर वाला है, ये जो लॉन्गर वाला होगा, जो लार्ज साइज होगा जिसका, वो बन सकता है। तो एक इंटर हैलोजन कंपाउंड से दूसरे वाला इंटर हैलोजन कंपाउंड बन सकता है। और अगर एक इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाना है वो बन सकता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से, दो
हैलोजन्स के, ओके, डिफरेंट टाइप के हैलोजन, दो गैसेज हैं उनसे। तो एक जैसे इसकी एग्जांपल हो गई, एक इंटर हैलोजन कंपाउंड ले लो ClF3, इसको हैलोजन कंपाउंड कोई गैस है जैसे कि F2, ओके, इसके साथ रिएक्ट करवा दो तो बन जाएगा ClF5। तो ये भी इंटर हैलोजन कंपाउंड है, ये भी इंटर हैलोजन कंपाउंड था, ये लोअर वाला था, ओके, ये अपने को हमारे पास हैवियर वाला है। तो एक इंटर हैलोजन कंपाउंड जब हैलोजन जो गैस है जहाँ लिक्विड है उसके साथ रिएक्ट करता है डायरेक्टली प्योर फॉर्म के साथ, तब भी बन सकता है, या दो प्योर फॉर्म्स आपस में डायरेक्टली कंबाइन करके भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स दे सकती हैं, ओके। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा करने की नीड नहीं है आपको, इसी में से ही आपका 1 से 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो सिंपल स्ट्रक्चर ही पूछता है, ओके। तो बच्चे अगर गलत हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग नहीं बताना है, लॉन पेयर देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग शेप डिसाइड कर देनी है। अगर लॉन पेयर नहीं है तो जो हाइब्रिडाइजेशन आती है उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बता दो, ओके। अगर आपके पास लॉन पेयर है स्ट्रक्चर के अंदर तो लॉन पेयर को निगलेक्ट करके बाकी की जो आती है शेप आपको कैसे वो शेप आप देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर मार्क करना है। तो बस यही है आपने करना। इंटर हैलोजन कंपाउंड से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मैक्सिमम इससे क्वेश्चन कवर करते हैं, और देखो कितने आसान सा टेबल है, इसी में से ही आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, ओके। इसी से ही आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, आपको ज़्यादा करने की नीड नहीं है, डीपली पढ़ने की नीड नहीं है आपको, थ्योरेटिकली केमिकल नेचर इनका उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आसानी सा क्वेश्चन, जहाँ तो बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल, यहाँ इनका बॉन्ड एंगल, वो इनकी हाइब्रिडाइजेशन, इनकी स्ट्रक्चर, इनकी शेप, बस इसी से क्वेश्चन आएगा। एक मैंने आपको लिखवाया हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है वो आ सकता है, एक क्वेश्चन इनकी सिंथेसिस से बन सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेगा आपको, बस इतना ही है, आप कर लो, ओके। इसके बाद इसके बिना कोई क्यूरी है या कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, और कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हुई वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल जो बना हुआ है उसके ऊपर भी प्रोवाइड कर ही रही हूँ, ओके। तो टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको कॉपी करके ब्राउज़र में पेस्ट करो और चैनल को ज्वाइन कर लो। जो भी बच्चे साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, इसरो की, वो एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ आप लोगों का, उसका लिंक मैंने आज ही डाला है फिर से मेन चैनल के ऊपर, तो उस पे आप जाके आप उस डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आती है, आप डायरेक्ट उसका स्क्रीनशॉट उस ग्रुप में भेज सकते हो, मैं सॉल्व कर दूंगी, आपको हेल्प कर दूंगी वहाँ पर। इसके बिना बच्चे एक क्वेश्चन आपका जो निकलता है वो निकलता है जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमोडायटोमिक है या हेट्रोडायटोमिक, जैसे O2 हो गया, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव हो गया, NO हो गया, डिफरेंट जो हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स या होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स, उनके मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल से क्वेश्चन आ सकता है, उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा जा सकता है, ओके, उनके बॉन्ड ऑर्डर पूछे जा सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन मैंने आज ही टेलीग्राम के जो डिस्कशन ग्रुप बनाया वहाँ पर मैं थोड़ी देर पहले वो क्वेश्चन आपको भेजा है, ओके, वो क्वेश्चन आप देख लो। वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है साइंटिफिक असिस्टेंट इसी सेम पेपर के लिए, ओके। तो वो आया है क्वेश्चन, तो उसका सिमिलर जितने भी अदर होमोडायटोमिक एंड हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से अब नेक्स्ट क्वेश्चन उनमें से आ सकता है। तो मैंने वो क्वेश्चन देखा तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, तो उसका जो लिंक है वीडियो का वो मैं दे के आई हूँ डिस्कशन ग्रुप के अंदर, आप देख सकते हो उन दोनों वीडियोस को, तो बाकी मॉलिक्यूल्स की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो बाकी, ओके। तो अगर आपको डायरेक्ट जो अगर कोई बच्चा न्यू ज्वाइन कर रहा है उस ग्रुप को और अगर उसको पिछली चैट नहीं शो हो रही, तो उस केस में मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो क्या करोगे, आप चैनल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओगे, चैनल में प्लेलिस्ट देखोगे, प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पे, ओके, ये वाली, इसको ओपन करोगे, वहाँ पर मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल के नाम पे इसके आपको 2 पार्ट मिल जाएंगे, 2 वीडियोस, एक पार्ट 1 एंड सेकंड, वो दोनों वीडियोस ये सारा क्वेश्चन कवर कर लेंगी,
ओके, आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, आप और कैसे निकालना है वो आप सीख भी जाओगे। तो उसके लिए आप वो वीडियोस देख सकते हो। और ये वाला जो है टॉपिक इंटर हैलोजन कंपाउंड इतना ही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा करने की नीड नहीं है। अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। और कोई स्पेशल टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो, आपको नहीं समझ आ रहा, ओके, या कोई और कोई क्यूरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, डिस्कशन ग्रुप पे मुझे बता सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, सो आप प्रैक्टिस जारी रखो। गुड लक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।